मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम 15 मार्च 2024 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन राइजिंग सन हैज बीन लॉन्च्ड इन विच कंट्री। ऑपरेशन राइजिंग सन जो है ये कौन से देश में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए इज इंडिया, ऑप्शन बी इज यूके, ऑप्शन सी इज यूएसए एंड ऑप्शन डी इज साउथ अफ्रीका। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेशन राइजिंग सन जो है ये भारत में पूरे पैन इंडिया में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है DRI के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। किसके लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? जो भी फॉरेन से ओरिजिन हुआ गोल्ड की स्मगलिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो जो DRI है ये क्या है? ये एंटी स्मगलिंग एजेंसी है जो कि CBIC के अंडर काम करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। ये मेन डिटेक्ट करता है, स्मगलिंग को कंट्रोल करता है, चाहे कोई कॉन्ट्राबैंड है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है इलीगल जो वाइल्ड लाइफ में, या फिर एनवायरमेंटली सेंसिटिव आइटम्स में। तो ये मेन DRI का काम है, DRI ये काम करती है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशंस वगैरह से नाम से बहुत कॉमनली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Global Methane Tracker 2024 report has been released by। Global Methane Tracker 2024 रिपोर्ट जो है किसने रिलीज की है? ऑप्शन इज WHO, ऑप्शन बी इज UNFCCC, ऑप्शन सी इज IEA एंड ऑप्शन डी इज IMF। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि यहाँ पर ऑप्शंस में, सभी ऑप्शंस में आपको शॉर्ट फॉर्म दी गई है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको हर टर्म की फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म ये पता होनी चाहिए। आपको पूरा नाम भी दिया जा सकता है, शॉर्ट फॉर्म भी दी जा सकती है। तो ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट की अगर बात करें, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने रिलीज की है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में 31 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें से 13 एसोसिएशन कंट्रीज हैं और 5 एक्सेशन कंट्रीज हैं। इंडिया भी एक एसोसिएट मेंबर है IEA का। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में जो मीथेन एमिशंस हुए हैं एनर्जी सेक्टर से, वो उसने हाई रिकॉर्ड एक सेट किया है, यानी कि बहुत ज्यादा जो एमिशंस है एनर्जी सेक्टर से मीथेन के हुए हैं। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला है CH4, जो कि काफी पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में भी काफी ज्यादा हिस्सा कंट्रीब्यूट करती है। तो ये आपको याद रखना है, एज एन एग्जाम्पल भी आप कोट भी कर सकते हो। Answer is option C, that is IEA, International Energy Agency. Next question is, the foundation stone of Dibang multi-purpose hydroelectric project has been laid in which state in India? Dibang multi-purpose hydroelectric project के लिए नींव पत्थर कौन से राज्य में रखा गया है? ऑप्शन ए इज असम, ऑप्शन बी इज मणिपुर, ऑप्शन सी इज अरुणाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज मेघालय। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, इसका नींव पत्थर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में रखा है। यहाँ पर 2880 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी और ये हाईएस्ट रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट डैम होगा पूरी दुनिया का। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। दिबांग से शायद आप समझ भी गए होंगे कि ये अरुणाचल प्रदेश में है, क्योंकि वहीं पर है दिबांग। अगर आपको नहीं भी पता तो आपको दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का नाम याद करना है, क्योंकि वर्ल्ड की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसके लिए पूरी दुनिया में सिग्निफिकेंट होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण PM सूरज पोर्टल। तो जो PM सूरज पोर्टल है, यहाँ पर सूरज क्या है? SURAJ, SOORAJ नहीं है, ये चीज स्पेशली ध्यान रखनी है आपको। तो इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री का काम करेगी? ऑप्शन ए इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं PM सूरज पोर्टल जो है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक वन स्टॉप पोर्टल लॉन्च किया है। किसके लिए? जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं उनके लिए, क्रेडिट स्कीम्स के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इस पोर्टल का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं सोसाइटी के,
उनको अपलिफ्ट करना है, उनको क्रेडिट असिस्टेंस देनी है। ऑलमोस्ट 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स को जो कि डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज से आते हैं, जिनकी बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो उनको हेल्प करेगा ये। एज एन एग्जाम्पल भी कोट हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो इसको आप याद रखना है आपने। ऑप्शन ए दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज द आंसर फॉर पीएम सूरज पोर्टल। इसकी आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल प्लान एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट एंड विनोमिंग नापसे has been launched by which ministry in India? नेशनल एक्शन प्लान किसके लिए? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट एंड विनोमिंग, वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा भारत में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं नापसे, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट एनविनोमिंग। एक्चुअल में स्नेक बाइट एनविनोमिंग क्या है? एक काफी खतरे वाली बीमारी है जिससे आपकी जान भी जा सकती है, जो पॉइजनस काफी खतरनाक स्नेक्स होते हैं उनके काटने से होती है। इंडिया ने रिसेंटली नापसे लॉन्च किया है, इसके साथ एक बुकलेट भी लॉन्च की गई है जिसपे डूज एंड डोंट्स वगैरह लिखे गए हैं इन केस ऑफ अ स्नेक बाइट। ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है मैनेजमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए और कंट्रोल के लिए स्नेक बाइट इनविनोमिंग की इंडिया में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है। इसका एम ही यही है कि जो स्नेक इनविनोमिंग की वजह से डेथ्स होती हैं 2030 तक, उसका नंबर ऑलमोस्ट आधा करना, या डिसेबिलिटी होती है इसकी वजह से उसको आधा करना थ्रू वन हेल्थ अप्रोच। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोजेक्ट सूर्य। अब यहाँ पर SOORYA आया है, तो अभी मैंने आपको वहां पर बताया था वो था SURYA और यहाँ पर है SOORYA, तो दोनों को आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट सूर्य हैज बीन फॉर्मलाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोजेक्ट सूर्य जो है किसके द्वारा फॉर्मलाइज किया गया है? ऑप्शन ए इज नीति आयोग, ऑप्शन बी इज DRDO, ऑप्शन सी इज UGC एंड ऑप्शन डी इज इसरो। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट सूर्य जो है ये इसरो ने एक प्रोजेक्ट टीम फॉर्मलाइज की है जिसका नाम है सूर्य। इसमें क्या होगा, एक नया न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल वो बनाना स्टार्ट करेंगे। जो NGLV है ये इंडिया का सबसे बड़ा न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो है, ये इंडिया का सबसे बड़ा रॉकेट होगा जो कि 2034-35 तक रेडी हो जाएगा। इसका प्रोजेक्ट सूर्य का एम ही यही है, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल डेवलप करना और दुनिया का खुद का जो हमारे देश का खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप करना और भारतीयों को मून पर भेजना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी दैट इज इसरो इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कमेटी ऑन डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ पर एक कमेटी है, किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई है? ऑप्शन ए इज नीति आयोग, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ऑप्शन सी इज RBI एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कमेटी ऑन डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ जो है इसने एक रिपोर्ट सबमिट की है, तभी ये न्यूज में था अपनी रिपोर्ट सबमिट करने की वजह से। वो रिपोर्ट किस पर सबमिट की है? ड्राफ्ट बिल ऑन डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ, जिसके अंदर उन्होंने जो भी अभी एग्जिस्ट कर रही है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के प्रोविजंस, उसको रिव्यू किया कि क्या वो प्रोविजंस सफिशिएंट हैं, इनफ हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं डिजिटल इकोनॉमी से उसके साथ डील करने के लिए। एम यही है कि सेपरेट लॉ का रिक्वायरमेंट है या नहीं है ये देखने के लिए कंपटीशन इन डिजिटल मार्केट्स पर, और एक ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन एक्ट बनाकर रिपोर्ट सबमिट करना। किसने बनाई? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, जिसमें 16 मेंबर्स से इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी थी और इसके हेड थे मनोज गोविल। आपको क्वेश्चन सीधा ऐसे भी आ सकता है कि मनोज गोविल कमेटी जो है किसके द्वारा बनाई गई है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा, और ये किसके साथ रिलेटेड है? डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ के रिलेटेड है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस टू अडॉप्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड।
भारत में कौन सा राज्य पहला राज्य बना है जिसने आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट कर लिया है? ऑप्शन ए इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इज उत्तराखंड, ऑप्शन सी इज हरियाणा एंड ऑप्शन डी इज पंजाब। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला राज्य जिसने आजादी के बाद अडॉप्ट किया है। यहाँ पर आफ्टर इंडिपेंडेंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो गोवा है वहां पर जब से जो पोर्टुगीज वहां पर राज करते थे, वहां पर 1867 से ही पोर्टुगीज सिविल कोड चल रहा है। तो आजादी के बाद ये पहला स्टेट बना है कौन सा? उत्तराखंड, जिसने यूसीसी को अडॉप्ट किया है आजादी के बाद। यूसीसी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? एक ऐसे लॉज का सेट है जो कि आपके पर्सनल मैटर्स को गवर्न करेगा, जिसमें मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस हर चीज होगी सभी नागरिकों के लिए, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखें तो भारत की संविधान के डीपीएसपी में आर्टिकल 44 ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडेवर्स टू सिक्योर यूसीसी फॉर सिटीजन्स थ्रू आउट इंडियन टेरिटरी, कि यूसीसी जो है भारत के सभी नागरिकों के लिए जो है उसके लिए लागू होना चाहिए। कॉमन सिविल कोड गोवा में मैंने आपको अभी बताया वो 1867 से है। तो पहला राज्य इन जनरल गोवा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा है? उत्तराखंड। अभी ये दोबारा से इसलिए न्यूज में था क्योंकि प्रेसिडेंट ने इनका जो बिल था उसको मंजूरी दे दी गई है, तो वो लॉ बन गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज उत्तराखंड। ये हमारे सोशल मीडिया का यूजर नेम है, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 10 o'clock। हैव अ नाइस डे।